सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन. इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. तो शुरू में रेस्ट पे रखा हुआ है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना स्टार्ट कर रहा है. इट्स काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस विद टाइम एज डी के बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गामा इंटू टी. गामा इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. फोर्स वगैरह की बात किया है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है. स्पीड ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू टाइम. ऑप्शंस को ना बिल्कुल ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना चाहिए क्या दिया हुआ है, फिर उसी तरीके से अपन को क्वेश्चन में आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो अपने को दिख रहा है भाई यहाँ पर फोर्स की बात कर रहा है कि वो कांस्टेंट है. स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम की बात कर रहा है कि नहीं. डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम. ठीक है. द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव. देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले पूरे क्वेश्चन की बाल की खाल निकाल लेना चाहिए. समझो बात को. अब यार फोर्स कंजर्वेटिव, अब ये सब मन में करना है ना, ऐसा नहीं कि वहाँ पर 2 घंटे बैठ के सोच रहे हैं. कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब थोड़ा सा दिमाग में एक सेकेंड हिट कर ली कि हाँ भाई कांस्टेंट फोर्स होगा तो भी कंजर्वेटिव हो सकता है. ठीक है. और बाकी कंजर्वेटिव फोर्स अपन जानते ही हैं, अगर वो एक्स का फंक्शन होगा तो भी कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है. और यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम. डिस्टेंस लीनियरली विद टाइम बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है. आगे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम. स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है. और फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज़ कांस्टेंट. अब देखो भाई, अगर ध्यान से तुम लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये और ये साथ में जा रहा है, यानी कि ये दोनों को सॉल्व के बाद कभी ये सही आएगा, साथ में ही आएगा अगर आएगा तो. और अगर पार्टिकल का फोर्स कांस्टेंट है तो वो कंजर्वेटिव भी आएगा. बिना सॉल्व किए एक लमसम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये तीनों भी हो सकता है. ठीक है. अब मैं इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, पर मैं ये मतलब पेपर के बाद एनालिसिस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा आसान है. उतना टाइम रियल एग्जाम में नहीं होता, बट ठीक है, ये एक तरीका होता है अटेम्प्ट करने का. मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, थॉट प्रोसेस को समझो. अभी देखो भाई, सॉल्व करते हैं. अपने को क्या दिया हुआ है, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू गामा टी. ये दिया हुआ है. तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर डी बाई डी टी इज इक्वल टू गामा इंटू टी. 1/m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2v डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू गामा इंटू टी. अब ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, एम वी डी वी इज इक्वल टू गामा टी डी टी. अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान है ना अपने को, वेलोसिटी और टाइम के बीच में कुछ रिलेशन पूछा हुआ है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है. इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, क्या बन जाएगा, ये m कांस्टेंट वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू गामा कांस्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आएगा. क्यों 0 आएगा, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी कि जब मैं t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखूँगा तो v इज इक्वल टू 0 आएगा. तो यानी कि c प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. सिंपल. तो इस c को यहाँ से हटाओ. अब देखो भाई, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर आ रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम आएगी नहीं. वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब ये बात तो बिल्कुल सही होगी, स्पीड प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, मैं यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी को, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मोशन है. ठीक है. अब स्पीड प्रोपोर्शनल टू टाइम का एक ही मतलब होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, at होता है. मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो पूरी रटी हुई होनी चाहिए ना, मतलब दिमाग में हमेशा वो रहनी ही चाहिए, रहती ही है. ठीक है. तो वैसे तो कर सकते हो कि भाई मतलब इसके थ्रू यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ ना, जैसे अपन v इज प्रोपोर्शनल टू टाइम कर दिए, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा. तो इससे मैं बोल ही सकता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. तो ये तो हो गया लीनियरली जाना बिल्कुल.
लेकिन यार इतना तो अपन लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि उसका कोई भी स्टेप हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए, उसके अंदर का बीच का कोई भी हिस्सा। तो जैसे ही वी प्रोपोर्शनल टू टाइम दिख गया, अब मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा समझ जाऊँगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि ए और बी अपने आप करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। अब यार अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर यू टी तो चलो ज़ीरो है, तो एस इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम है कि टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है डिस्टेंस, लीनियर रिलेशन नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत ही हो गया। और कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे तो कंजर्वेटिव फोर्स अपन जब वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं तो बहुत प्रकार के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, पर इस क्वेश्चन में केवल एक वहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। अपन वर्क पावर एनर्जी में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो भी कंजर्वेटिव ही होते हैं। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। मैं फिर से बोल देता हूँ कि केवल समझाने में समय लग रहा है, पर इस बात को ध्यान से सुनोगे तो सोचना कैसे एग्ज़ाम में समझ में आएगा। क्या होता है ना कि अपन लोग सॉल्व तो करते रहते हैं, अपने को बस ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। हमें कई बार क्या होता है कि हम लोग आइडियल तरीका ढूंढते रहते हैं, तो उससे 2-4 लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपके मेथड में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और मैं तो एक टीचर हूँ, तो मेरी सोच थोड़ी तो रिफाइंड होगी बच्चों से, तो आप लोग समझ के, सोच को समझ के थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है सॉल्व करने में। अगर मैं चाहता तो 2 मिनट में इसको करके नक्की कर देता, पर वो पर्पज़ नहीं है, क्योंकि वो तो भरे पड़े हैं यूट्यूब में सॉल्यूशंस, है ना। लेकिन अपने को बिल्कुल बाल की खाल निकालना है। ओके, थैंक यू।